आप सभी का होम साइंस क्लासेस में स्वागत है। आज की वीडियो में हम 51 से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, अजरक बनाने का सही क्रम दीजिए। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए अजरक क्या होता है। अगर आपको यही नहीं पता तो आप इसका सही क्रम कैसे बताएंगे कि ये कैसे बनता है। तो सबसे पहले बात करते हैं अजरक क्या होता है। अजरक को भी अजरक भी कहते हैं। यहाँ पे अजरक लिखा है, इसे अजरक भी कहते हैं। ठीक है, ये एक प्रकार का मतलब ऐसा है जिसमें ब्लॉक प्रिंटिंग करके एक डिज़ाइन बनाई जाती है, बहुत ही अच्छी डिज़ाइन, जो सिंध जो पाकिस्तान में पड़ता है वहाँ की प्रसिद्ध ये डिज़ाइन होती है। वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अजरक का प्रयोग किया जाता है, अजरक डिज़ाइन का। ठीक है, और इंडिया की बात करें तो इंडिया में राजस्थान, ठीक है, राजस्थान और गुजरात में इसका मतलब इस जो डिज़ाइन है इसका प्रयोग किया जाता है। तो इतना आपको समझ में आया। एक मतलब एक क्रिया है जिसमें हम ब्लॉक प्रिंटिंग द्वारा इसका डिज़ाइन बनाते हैं। जैसा आपने देखा होगा ना, ब्लॉक प्रिंटिंग कैसे होती है, छपाई होती है, उसमें विभिन्न प्रकार के डिज़ाइन बनाते हैं। ठीक है, ये देखने में कैसा होता है, तो देखते हैं कैसा होता है ये। हाँ, तो ये है हमारा अजरक। देखने में ये ऐसा होता है। देखिए, अब ब्लॉक प्रिंटिंग से इसको प्रिंट किया गया है, खास तरह के कपड़े पे डिज़ाइन बनाया जाता है। ये बहुत ही प्रसिद्ध है। इसके कंबल, शॉल, ये सभी बनाए जाते हैं इस डिज़ाइन से। ठीक है, और है इसके, देखिए ये भी एक अजरक है जिसमें ब्लॉक प्रिंटिंग की गई है, डिज़ाइन बनाया गया। ये शॉल है, ऐसे शॉल का प्रयोग किया जाता है। ये सिंध का बहुत ही मशहूर डिज़ाइन है। ठीक है, आप लोगों ने देख लिया, समझ में आ गया अजरक क्या होता है। अब चलिए अब क्वेश्चन करते हैं। तो अजरक को बनाने का जो सही क्रम है वो है, सबसे पहले क्या करते हैं, कपड़े को धोते हैं। ठीक है, उसे धोने के बाद क्या किया जाता है, उसे माइलो बलम में जो रंग होता है उसमें रंगा जाता है। ठीक है, इसका सेकंड स्टेज है, ये फर्स्ट है। जो इसका थर्ड है वो है गोंद को लगाना, इसमें फिर गोंद को लगाया जाता है। ठीक है, और इसके थर्ड के बाद है फोर्थ। जो इसका फोर्थ चरण है उसमें क्या होता है, काले रंग को लगाना, उसमें फिर उसको काले रंग से को पूरा लगा दिया जाता है फोर्थ चरण में। ठीक है, गोंद लगाने के बाद उसको काले रंग से रंगते हैं। फिर फिटकरी को लगाना, फिर फिटकरी को लगाते हैं, फिर इंडिगो में रंगना, तब वो ब्लॉक प्रिंटिंग जैसा डिज़ाइन बन जाता है। ठीक है, ऐसे जो अभी आपने देखा। तो ये सारे चरण हैं। वस्त्र उद्योग में काटने की क्रम की योजना का सही अनुक्रम बताइए। तो वस्त्र उद्योग में जब काटते हैं तो उसका सही क्रम बताना है। तो इसमें सबसे पहला आएगा, आ रहे आदेशों की जांच करना और कपड़ों की उपलब्धि देखना। मतलब जो हमारे पास आदेश आए हैं कि कितने कपड़े चाहिए, तो इतने कपड़े का उन लोगों ने दिया कि हाँ इतना कपड़ा चाहिए। ठीक है, 50 दिए, तो हम अपने पास देखेंगे कि हमारे पास उतने हैं कि नहीं है तो हम ख़रीद के लाएंगे, है तो फिर हमको सोचना है कि इसको आगे क्या करना है। ठीक है, उसके बाद जो इसका फर्स्ट हो गया, जो इसका सेकंड है वो है मार्कर बनाने और कपड़ा फैलाने के लिए मात्रा, आकार, अनुपात तैयार करना। ठीक है, अब हमारे पास तो कपड़े हैं, तो ठीक है, मार्कर बनाना है, उसको मार्कर बनाना है तो क्या करेंगे, तो उसके बाद कपड़ा फैलाने के लिए स्थान देखेंगे, कहाँ फैलाना है, कैसे डिज़ाइन आकृति बनाना है, अनुपात जिस डिज़ाइन में कट करना है, तो हमको देखना होगा कि कपड़ा के लिए अच्छे से फैलाकर हम कैसे उसको कट कर सकते हैं, उसको कौन सी आकृति प्रदान करना है, कौन सी डिज़ाइन करना है, उसका ख्याल रखना है। ठीक है, ये फर्स्ट था, ये सेकेंड है। जो हमारा थर्ड है वो है यह निर्धारण करना कि क्या मार्कर उपलब्ध है या नए मार्कर
बनाने हैं। तो पहले हम तो देखेंगे कि है उपलब्ध है कि नहीं है, या दूसरा बनाना है। ये हमारा थर्ड है। और फोर्थ हमारा चरण है वो है कपड़े के इष्टतम उपयोग के लिए अनुदेश तैयार करना, कि अच्छे से इसको प्रयोग करने के लिए एक अनुदेश तैयार करना। ठीक है, पहले से हम बनाएंगे ना कि हमको क्या करना है, कैसे करना है, कौन सा डिज़ाइन तय करना है, ये सब कुछ पहले करना होता है। और जिसको पांचवा है वो है मार्कर बनाने, कपड़ा फैलाने और काटने के लिए आदेश जारी करना, कि हम कपड़ा ऐसे फैला दिए। ठीक है, हमने इसमें वो कर लिया मार्कर से। ठीक है, कि हाँ ये हमें जैसे कि हमें कोई टी शर्ट बनाना है तो हमें पता है ये बनाना है, तो हम इसमें मतलब जो है मार्कर से लगा दिए। ठीक है, हमने उसका लाइन खींच दिया, उसके बाद कटिंग का आदेश देना कि हाँ इसको काट दो। ठीक है, तो ये कटिंग का पूरा चरण है। नेक्स्ट है व्यवस्था के सिस्टम अप्रोच की विभिन्न कदमों को सही क्रम में लगाएं। तो जो सिस्टम अप्रोच है, ठीक है, जब हम किसी चीज़ की व्यवस्था करते हैं, ठीक है, तो उसकी सिस्टम अप्रोच कैसी होनी चाहिए, उसके कौन कौन से कदम हैं जो पहले आते हैं और जो बाद में की जाती है। तो इसमें सबसे पहले आता है इनपुट। हमारा इनपुट कैसा है, हमने क्या कैसी व्यवस्था बनाई है। ठीक है, उसके बाद आता है थ्रूपुट, कि उसको व्यवस्थित करना कि हाँ ये हमारा कार्य है, हमने उसको ऐसे किया है। ठीक है, उसको जैसे कि हमने एक व्यवस्था बना ली, उसको संचालित करते हैं कि हमने उसको संचालित कर दिया, कि अब देखते हैं कि लोगों को ये पसंद आता है कि नहीं। फिर उसका आउटपुट देखना कि वो कैसा है। ठीक है, कि उन लोगों को पसंद आ रहा है कि नहीं, और आ रहा है तो वो क्या आएगा उसके बाद फीडबैक, कि हाँ अच्छा लगा, बुरा लगा, तो ये कैसा लगा। जैसे कि वीडियो है, तो मैंने अपना इनपुट दिया। ठीक है, कि मैंने पूरा ये कोर्स बना लिया कि मुझे ये पढ़ाना है। ठीक है, उसके बाद थ्रूपुट मैंने वीडियो बना के पढ़ा दिया। फिर आउटपुट में आप लोगों ने देखा वीडियो। ठीक है, तो आप लोग फीडबैक देंगे कि हाँ वीडियो अच्छा लगा, बुरा लगा, जो भी आप कमी होगी, अच्छी लगी या कुछ भी, तो वो अपना फीडबैक देना होगा। ठीक है, नेक्स्ट है समय योजना के बनाने के चरणों को सही क्रम में लिखिए। जब हम अपना समय योजना बनाते हैं तो इसमें हमारा कौन कौन सा चरण होगा, तो इसमें हमारा सबसे पहला होगा हर मद को सम्मिलित करने की एक सूची बनाएं। जैसे हमारा कोई भी कार्य है तो कौन कौन से कार्य करना है वो हम पूरा एक लिस्ट बना लेंगे। ठीक है, सूची बनाएंगे कि हमें ये भी करना है, तो जो भी कार्य करना है उसकी पूरी एक सूची बना लिए। उसके बाद क्या करते हैं, हर काम के लिए समय का सही अनुमान लगाएं। जैसे कि हमें सुबह उठना, कितने बजे उठना है। ठीक है, कि कितने बजे उठेंगे, हमें कितने बजे ब्रेकफास्ट बनाना है, उसके बाद कितने बजे पढ़ाई करनी है, रेस्ट करना है, या फिर घर के कोई भी काम करना है, स्कूल कॉलेज जाना है, या फिर घर के कपड़े धुलने हैं, खाना बनाना है, जो भी कार्य हमने लिस्ट बनाया तो हम उसको टाइम देंगे कि हाँ मुझे उठना है कितने बजे, हमको सुबह उठना है तो कितने बजे उठना है। अगर कोई चाहता है कि 6 बजे उठना है तो उसने बना लिया कि हमको 6 बजे उठना है। उसके बाद हम ब्रेकफास्ट करना है, उसके बाद पढ़ाई करनी है, तो हमने एक समय निर्धारित कर लिया कि हाँ ये इस समय हमें ये कार्य करना है। ठीक है, जब ये हो जाए तो उसके बाद जो हमारा थर्ड आएगा वो है पूर्ण अनुमानित समय और पूर्ण उपलब्ध समय के बीच समानता लगाएं। जैसे हमने अनुमान तो लगा लिया कि हाँ इस समय ये करना है, हमने पूरा बना लिया। उसके बाद जब हम इसको फॉलो करते हैं तो हम देखेंगे कि कौन सा समय में कितना हमने जो पहले बनाया था और जो कार्य कर रहे हैं। ठीक है, इतने बजे से इतने बजे हमने बना लिया कि 6 से 7 हमें ये काम करना है, और हमने अनुमान लगाया कि इतने में हो जाएगा। फिर जब आप उस कार्य को करते हैं तो फिर देखें कि हाँ वो इतने में हो रहा, ज़्यादा लग रहा, कम लग रहा, अनुमान दोनों में लगा लिए। ठीक है, अगर ज़्यादा लग रहा तो हम इसको और समय बढ़ा देंगे, कम लग रहा तो समय को कम कर देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है, जो हमारा फोर्थ है समय क्रम को निर्धारित करें। फिर जब पता चल गया कि हमें कितना टाइम लग रहा है, जो हमने फिक्स किया 6 से 7 में हमें ये काम करना है, तो उसमें अगर ज़्यादा लग रहा है तो बढ़ा देंगे, कम लग रहा है
तो उसको कर देंगे, ठीक है। इसमें तो फिर निर्धारित कर दिया हमने, पूरा फिर से हमने बना लिया। उसके बाद क्या करना है, जो हमारा फिफ्थ है, योजना को लिखें। अब हमें पता चल गया किस कार्य को करने में कितना टाइम लग रहा है, पूरा योजना हम लिख देंगे, ठीक है, टाइम के साथ। फिर हमारा लास्ट है, व्यक्तिगत योजनाओं का दूसरी योजनाओं के साथ विलयन करें। जो हमारा व्यक्तिगत योजना है और दूसरी योजना के साथ विलयन करें, जो दोनों योजना बन चुकी है फिर उसको मिलाकर हम पूरा समय चार्ट बना लिए कि इस कार्य को हम करने में इतना लग रहा है। अगर हमें खाना बनाने में 1 घंटा लग रहा है तो हम वो लिखेंगे। पहले हमने सोचा था कि हम 40 मिनट में खाना बना लेंगे, फिर आपने जब आप बनाए तो वो 40 मिनट में नहीं बन पाया, वो 1 घंटा लग गया, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, तो जो हमारा ये नया है तो हम यहाँ पे 40 मिनट ना लिखकर 1 घंटा लिखेंगे, ठीक है। या किसी कार्य को आपको, जैसे घर का आपको लगता है सब्जी काटने में 20 मिनट, ठीक है, 20 मिनट लगता है, और आपने फिर से वो जब वो कार्य को किया तो आपको लग रहा है कि नहीं ये तो 15 मिनट में ही हो गया, तो 20 मिनट ना लिख के हम यहाँ 15 मिनट लिखेंगे, ठीक है। ये समझ में आया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित को क्षति और शोक के चरणों के अनुसार क्रम में लगाएं। क्षति और शोक क्या होता है और इसके कितने चरण होते हैं? क्षति और शोक के 5 चरण होते हैं, टोटल 5 चरण होते हैं। ये कौन कौन से होते हैं, तो चलिए इसको अच्छे से डिटेल से पढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, जो क्षति और शोक के जो चरण हैं वो होते हैं टोटल 5। अभी हमने पढ़ा था 5 होते हैं, ठीक है। इसके 5 होते हैं। जो उसका सबसे पहला होता है डिनायल, ठीक है। जब उसको स्वीकृति नहीं मिलती तो उसके बाद उसका सेकंड स्टेज आता है एंगर का, ठीक है, क्रोध का। उसके बाद उसका जो थर्ड चरण है वो है सौदेबाजी, बार्गेनिंग का, ठीक है। उसके बाद बार्गेनिंग की जाती है। उसके बाद जो उसका फोर्थ चरण है वो है डिप्रेशन, ठीक है। वो वो अवसाद में चला जाता है, ठीक है, डिप्रेशन होता है उसे वो। उसके बाद क्या होता है, उसका जो फिफ्थ चरण है वो एक्सेप्टेंस का है, ठीक है, जो स्वीकृति, फिर उसको स्वीकार कर लेता है। तो ये हमारा 5 चरण है। सबसे पहले डिनायल, एंगर, बार्गेनिंग, डिप्रेशन और एक्सेप्टेंस, ठीक है, एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है। तो ये हमारे 5 चरण हैं। तो आप लोगों को याद हो गया होगा ये 5 चरण। अब देखते हैं क्वेश्चन की तरफ फिर से जाते हैं। तो अभी हमने 5 चरण देख लिया, ठीक है। आप लोगों को याद तो हो गया होगा ना 5 चरण कौन से हैं, तो उसके आंसर आपको करने होंगे। आप बताएं इसमें से पहला कौन सा, यहाँ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ 5 चरण यहाँ भी दिए गए हैं, तो आपको उसको क्रम से लगाना है। तो पहला कौन आएगा, ठीक है, इसमें पहला कौन आएगा और 5वां कौन है, ठीक है। तो आपको क्रम से लगा के आपको बताना है। तो इसका आप लोग आंसर कमेंट करके बताएंगे और सबको करना है, ये नहीं कि वीडियो देख के छोड़ना। पहले भी क्वेश्चन पूछा गया था, किसी ने नहीं बताया, ठीक है। तो इस बार आप लोगों को बताना, कमेंट करके बताना है। सिर्फ देखने से नहीं होगा, आपको लोगों को भी करना होगा, ठीक है। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्वेश्चन नंबर 55 है, ठीक है, इसका आप लोगों को बताना है आंसर। नेक्स्ट है, कोहलरबर्ग के अनुसार नैतिक समझ के चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित करें। तो इसका सिद्धांत जो कोहलरबर्ग ने जो अपना नैतिक का सिद्धांत दिया है, ठीक है, पहले उसको समझते हैं कि सिद्धांत क्या है। जो इसका सिद्धांत है उसके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं थोड़ा सा, कि हम इसका आंसर कर सकें, कभी भी एग्ज़ाम में पूछा जाए तो हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले इसको जान जाते हैं कि सिद्धांत है क्या। तो जो कोहलरबर्ग ने सिद्धांत दिया है वो है, उन्होंने 3 सिद्धांत दिया, ठीक है, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल। प्री कन्वेंशन 3 से 7 साल के बच्चों में होता है, और इस कन्वेंशनल को 8 से 13, और जो पोस्ट कन्वेंशनल है वो किशोरावस्था से अवस्था में होती है, ठीक है। ये 3 बताए हैं, और सबकी 2 सब स्टेजेस हैं,
ठीक है, पहले के 2, फिर जो कन्वेंशनल उसके भी 2 हैं, और थर्ड है जो पोस्ट कन्वेंशनल है उसके भी 2 स्टेज बताए हैं। तो एक एक करके हम बात करते हैं क्या है। जो प्री कन्वेंशनल स्टेज है जो 3 से 7 ईयर्स के बच्चों में होता है, वो है पहला अवॉइड पनिशमेंट। ठीक है, जो दंड और आज्ञा पालन की ओर जो प्रवृत्ति होती है, जैसे कि जब किसी बच्चे को हम कोई कार्य करते हैं तो उसके बाद उसको क्या कहते हैं, उसको टॉफ़ी दे देते हैं। तो बच्चा टॉफ़ी लेके चॉकलेट लेकर वो खुश हो जाता है, फिर वो काम करता है। अगर किसी बच्चे को हम किसी कार्य के लिए हम दंड देते हैं तो वो क्या होता है, उसमें नकारात्मक वृद्धि होती है, वो डरने लगता है। ठीक है, वो डर के कार्य करता है या फिर वो नहीं करता। बच्चा को जब उसको पुरस्कार दिया जाता है, टॉफ़ी चॉकलेट सम्मानित किया जाता है, वो कार्य को और उत्साहपूर्वक करता है। तो ये हमारा पहले है, क्योंकि उसमें रिवॉर्ड मिल रहा है। ठीक है, पनिशमेंट को अवॉइड कर और रिवॉर्ड मिलता है तो वो कार्य को करता है। जो उसका सेकंड है कन्वेंशनल। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें एक बच्चा क्या होता है, वो अच्छा लड़का और अच्छी लड़की बनने की कोशिश करते हैं। वो जितने रूल्स होते हैं, जो समाज के रूल्स होते हैं, उसको मानता है। ठीक है, जैसे समाज ने वो जो कहता है वो मानता है, और जिससे क्या होता है, समाज उसकी तारीफ़ें करता है तो बच्चे को सुनना अच्छा लगता है। तो सारे समाज के जो रूल्स है उसको मानता, फॉलो करता है। तो इसमें वो अच्छा लड़का या एक अच्छी लड़की बनने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इस स्टेज में, स्टेज क्या है, 8 से 13 वर्ष में बच्चे ये करने की कोशिश करते हैं। जो इसका थर्ड स्टेज है पोस्ट कन्वेंशनल, जो किशोरावस्था में देखी जाती है। तो इसमें क्या होता है, मेक एंड कीप प्रोमिसेस। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसका जो 5th और 6th चरण आते हैं वो होते हैं, इसमें वो प्रॉमिसेस करते हैं, जो मोरल्स होते हैं, जो समाज के नैतिक होते हैं, जो सामाजिक नैतिक रूल्स होते हैं, वो उसको फॉलो करता है। ठीक है, और अपने रूल्स भी बनाता है कि हाँ मैं समाज के लिए मैं ये कर सकता हूँ। समाज के लिए जो रूल्स हैं उसको फॉलो करता है, उसको मानता है। उसको जब उसको समाज के द्वारा उसको सम्मानित किया जाता है, उसको जब अच्छा बोला जाता है तो वो और खुश होकर वो कार्य करता है और अपने नए रूल्स बनाता है। ठीक है, ये हमारा 6 सब स्टेज हो गए। तो आप लोगों को समझ में आया। तो अब इसके स्टेजेस को हम क्रम से लगाएंगे। तो इसमें सबसे पहला क्या होगा, इसमें सबसे पहला स्टेज कौन सा है बताएं आप लोग, दंड और आज्ञा पालन की ओर प्रवृत्ति। ये हमारा पहला स्टेज था। ठीक है, उसके बाद दूसरा स्टेज हमारा क्या है, दूसरा प्रबोधन उद्देश्य की ओर प्रवृत्ति। ठीक है, जब उसको उसके समाज की तरफ से उसको अच्छा तारीफ़ें सुनने को मिलता है तो वो खुश हो जाता है। ठीक है, उसके बाद जो उसका थर्ड है, अच्छा लड़का अच्छी लड़की बनने की कोशिश करता है। जब समाज उसकी तारीफ़ें करता है तो वो सोचता है कि मैं और अच्छा बनूं या मैं और अच्छी बनूं। तो अच्छा लड़का अच्छा लड़की बनने की कोशिश करता है बच्चा। उसके बाद इसका फोर्थ स्टेज है सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने की और प्रवृत्ति। तो फिर वो चाहता है कि ऐसे सामाजिक स्थिति बनाए रखे, वो कार्य करता रहे जिससे समाज उससे खुश होता रहे। ठीक है, ये हमारा सही स्टेज है। सेंसरी मोटर सब स्टेजेस पहले से बाद के क्रम को सुनिश्चित कीजिए। तो जो पियाजे थे, ठीक है, पियाजे ने अपना एक सेंसरी मोटर का एक थ्योरी उन्होंने दी थी। ठीक है, तो उसके थ्योरी को और अच्छे से हम जानते हैं। ठीक है, और पढ़ते हैं इसको डिटेल में, इसके बाद आपको ये क्वेश्चन कराया जाएगा। पियाजे ने अपने जो सेंसरी मोटर है, ठीक है, ये इसके 6 सब स्टेज बताए हैं। कितने, 6 हैं। तो कौन कौन से, सिंपल रिफ्लेक्सेस, फर्स्ट हैबिट्स, जिसे प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शंस भी कहते हैं। और इसका जो थर्ड है वो है सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शंस। फोर्थ है कोऑर्डिनेशन ऑफ सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शंस। फिफ्थ है टर्सरी सर्कुलर रिएक्शन। और जो इसका 6 है इंटरलाइजेशन ऑफ स्कीमास।
ठीक है, ये 6 है, ये मंथ लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं। इसको और अच्छे से पढ़ते हैं, ये सब क्या है। जो इसका सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शंस हैं, उसमें क्या होता है, जो बच्चा होता है, जो 4 से 8 मंथ्स का होता है, ठीक है, महीने का होता है, 4 से 8 महीने का होता है, वो क्या करता है, कोई भी टॉय होता है वो क्या करता है, और टॉय को उठाता है, उसके बाद मुंह में देखते नहीं छोटे बच्चों को, तो वो उठाकर मुंह में उसको खाने लगते हैं, उसको चूसने लगते हैं, ठीक है, और वो टॉय के साथ और खेलते भी हैं। तो इस स्टेज में हम देखते हैं बच्चे टॉय को उठाकर मुंह में ले लेते हैं। उसके बाद आता है कोऑर्डिनेटेड सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शंस। इसमें क्या होता है, जो बच्चा होता है 8 से 12 महीने का बच्चा होता है, वो क्या करता है, अपने आप को क्या करता है, जो वहाँ पे बेड शीट होता है या फिर कोई भी ओढ़ने का होता है, तो उसको क्या करता है, अपने ऊपर कवर कर लेता है, फिर उसको फिर हटाता है। बच्चे क्या करते हैं, पहले कवर करते हैं, फिर हटाते हैं, फिर हंसते हैं, ठीक है, उनको ये सब करना उसको अच्छा लगता है। तो ये हमारा कोऑर्डिनेटेड में होगा। उसके बाद आता है हमारा जो 5th है, वो आता है टर्टियरी सर्कुलेशन रिएक्शंस आता है जो, ठीक है, ये टर्शियरी सर्कुलर रिएक्शंस में क्या होता है, जो 12 से 18 मंथ्स का बच्चा होता है, वो करता है, वो जो बॉल होता है, ठीक है, जो वो कोई बॉल होता है, उसको वो फेंकता है, वो डिफरेंट हाइट से फेंकता है, ठीक है, और वो बातें भी करता है दूसरे बच्चों के साथ, ठीक है, अलग अलग बच्चों के साथ बातें करता है, और वो बात करने की कोशिश भी करता है, और वो बॉल के साथ खेलता भी है और फेंकता है। जैसे आप पिक्चर में देख सकते हैं, बच्चा क्या करता है, बॉल को फेंकता है डिफरेंट हाइट्स के साथ, ठीक है, उसको इसी में मज़ा आता है। उसके बाद 6 इसका है, जिसमें 18 से 24 मंथ का बच्चा होता है, ठीक है, तो वो क्या करता है, वो करता है वो अपनी प्रॉब्लम्स, जो उसके लाइफ में जो प्रॉब्लम्स चल रही होती हैं, उसके बारे में बात करता है, किसी वस्तु किसी चीज़ के साथ वो बात करके अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करता है, और उसकी अ, जो आप कह सकते हैं, जो वो सोचता है, इमेजिन करता है, वो अब सब कुछ इमेजिन करने लगता है, ठीक है, इसी स्टेज में 6 स्टेज में, ठीक है। इतना समझ में आया आप लोगों को, ज़्यादा डिटेल से नहीं जानना है इसमें। तो हमारा सबसे पहला स्टेज कौन सा हुआ, इसमें सबसे पहला सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन, ठीक है, हमने अभी पढ़ा था, ये फर्स्ट है। फिर सेकंड कौन सा होगा हमारा, सेकंड होगा कोऑर्डिनेशन ऑफ सेकेंडरी सर्कुलर, ये सेकंड हो गया। और थर्ड कौन होगा, मेंटल होगा या फिर टर्शियरी सर्कुलर रिएक्शन, क्योंकि ये हमने लास्ट में पढ़ा था ना, तो ये हमारा फोर्थ होगा। हमारा थर्ड होगा मेंटल या टर्शियन, बताएं कौन सा होगा, मेंटल होगा या टर्शियन होगा, ठीक है। तो मेंटल हमारा क्या है, ये हमारा फोर्थ है, टर्शियन सर्कुलर रिएक्शन ये हमारा फिफ्थ है, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हमारा ये फिफ्थ होगा, तो ये सही आंसर है। नेक्स्ट है, प्रेरणा के लिए आवश्यकताओं के अधिक्रम के मास्लो के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित को व्यवस्थित कीजिए। तो मास्लो ने भी अपना एक सिद्धांत दिया था, ठीक है, उसको बहुत इजी है। अब एक उन्होंने सिद्धांत दिया था, उसको हम पढ़ लेते हैं, ठीक है, कौन सा सिद्धांत है, फिर इसको लगाएंगे। मास्लो ने अपने 6 सिद्धांत दिए हैं, कितने, 6, ठीक है। पहला है साइकोलॉजिकल, ठीक है, उसमें साइकोलॉजिकल में उसमें क्या क्या आवश्यकता होती है, फूड, ठीक है, वाटर, ये सारे पहले स्टेज में उसकी आवश्यकताएं होती हैं। जो दूसरा आवश्यकताएं होती हैं सेफ्टी की, सिक्योरिटी की, कि हाँ वो कितना सेफ़ है, एम्प्लॉयमेंट की होती है, रिसोर्सेज की होती है, ठीक है, फैमिली हेल्थ, ये सारा क्या होगा, फैमिली हेल्थ,
सारी आवश्यकता होती है। जो थर्ड होता है उसमें क्या होता है, लव की आवश्यकता होती है, जैसे फ्रेंडशिप हो गई, ठीक है, उसकी कोई उसके साथ ऐसा हो जिससे वो बात कर सके, शेयर कर सकते। इसमें फैमिली की भी आवश्यकता होती है, ठीक है, जो उसके साथ रहे, ठीक है। और भी आवश्यकताएं होती हैं, जैसे सेक्सुअल, ये सारी जो आवश्यकताएं इसी के अंतर्गत आती है। जो इसकी फोर्थ में आएगा, इसमें ये अपना कॉन्फिडेंस इसमें आएगा, ठीक है। इसको कितनी कॉन्फिडेंस, अचीवमेंट्स अपने लाइफ में कितना अचीव किया है, रिस्पेक्ट मिला है, अपने से दूसरों को कितना वो रिस्पेक्ट देता है, ठीक है। ये रिस्पेक्ट वाला किस में आएगा, फोर्थ में। और जो फिफ्थ है वो आएगा, किस में आएगा, सेल्फ। इसमें जैसे कि वो अपने हाँ, इसमें इसका जो फिफ्थ है वो एक्सेप्ट कितना कर रहा है, जो फैक्ट्स है वो सॉल्व, इसकी प्रॉब्लम्स, जितनी प्रॉब्लम्स है वो फिफ्थ में आएगी, इसको सॉल्व कैसे करता है, और उसकी नैतिकता कैसी है, उस समाज के प्रति कैसा है, ये सारा इसमें फिफ्थ में आएगा, ठीक है। तो चलिए इसको सही क्रम में लगाते हैं। तो इसमें सबसे पहला क्या आएगा, तो इसमें सबसे पहला हमारा था कि जो अपने लिए क्या करता है, ठीक है। जैसे वो हवा और पानी की आवश्यकता होती है, तो इसमें पहला होगा, ठीक है। इसमें हवा, पानी, खाना, ये सब कुछ पहली आवश्यकता है साइकोलॉजिकल, ठीक है, ये पहला हो गया। दूसरा हमारा क्या होगा, सुरक्षा। वो सुरक्षा ये मौसलो ने दूसरे नंबर पे रखा है। जो तीसरा है वो सामाजिक आवश्यकताएं हैं, जैसे मित्र और परिवार, ये हमारा तीसरे नंबर पे आता है, ठीक है। खाना पीना सुरक्षा के बाद आएगा तीसरे में, और सामाजिक आवश्यकताएं, ठीक है, मित्र और परिवार। उसके बाद चौथे नंबर पे क्या आएगा, चौथे पे आएगा आत्मसम्मान, ठीक है। वो अपना कितना सम्मान कर रहा है, उसमें आत्मविश्वास कितना है, उसकी उपलब्धि कितनी है, ठीक है, वो उसने क्या क्या अपने लाइफ में किया, दूसरों को कितना सम्मान दिया, ठीक है, आत्मसम्मान के बारे में अपने दूसरों, ठीक है, ये सारा आएगा, ठीक है। और जो उसका पांचवा चरण है वो है प्रत्यक्षीकरण, जिसमें सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी कितनी है, उसकी जो समस्या का वो समाधान कितना कर पा रहा, नहीं कर पा रहा, कैसा है, सब कुछ इस फिफ्थ चरण में आएगा। तो ये मास्लो ने कितना दिया है, और 5 चरण उन्होंने बताए। तो आपने अच्छे से पढ़ लिया है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अगर आता अच्छा वीडियो लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करें, ठीक है। इतनी मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियो बनाया जाता है और आप लोग लाइक नहीं करते हैं। नेक्स्ट है प्रसार पेशेवरों के द्वारा जनता के व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए प्रयुक्त निम्नलिखित कदमों को व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। इसके सही चरण बताना हमें। तो इसमें सबसे पहला है ध्यान, ठीक है, जो प्रसार कार्य में, ठीक है, जनता के व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए बताना हमें। इसमें सबसे पहला ध्यान, फिर उसका ध्यान आकर्षित करने के बाद जो उसका दूसरा चरण है इच्छा, ठीक है, और जो उसका थर्ड है प्रतिबद्धता, और जो उसका फोर्थ है कार्यवाही, और जो पांचवा है संतुष्टि। कार्यवाही करने का जो संतुष्टि मिलती है जनता को, उससे मतलब इसका तात्पर्य, ठीक है। इसका नेक्स्ट है फिलिप कोटलर द्वारा यथा प्रतिपादित सामाजिक विपणन योजना को विकसित करने के पहले 7 चरणों को व्यवस्थित कीजिए। किसके, फिलिप कोटलर के द्वारा जो प्रतिपादित उन्होंने क्या था, सामाजिक विपणन योजना जो विकसित की थी उसके बारे में बताना हमें। तो उसका सबसे पहला चरण है, कौन सा है, योजना पृष्ठभूमि, प्रयोजन और फोकस का वर्णन करना। पहले हमने योजना का पृष्ठभूमि तैयार करना है, ठीक है, और उसमें कौन सा योजना बनाना है, कैसा होना चाहिए, सब कुछ इसी में हमें करना होता है, ठीक है। पहले चरण में हम पहले ये करते हैं। उसके बाद क्या होता है, स्थिति विश्लेषण करना, कि वहाँ की स्थिति कैसी है, जांच परख करना होगा ना। जब हम योजना बना लिए कि हमें ये करना है,
किस पर फोकस करना हमने तैयार कर लिया। फिर स्थिति विश्लेषण करना, स्थिति का हमें अच्छे से कि वहाँ पे हमारा हो पाएगा नहीं हो पाएगा विश्लेषण किया जाता है। तीसरे में है, जो हमारा तीसरा है वो कौन सा है, लक्षित बाजार का चयन। ठीक है, जहाँ पे हमें बिजनेस करना है तो उस बाजार का चयन करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद जो चौथा चरण है वो है उद्देश्यों और लक्ष्यों का निर्धारण करना कि हमारा क्या उद्देश्य है हमारा। ठीक है, कितना कहाँ पे करना है, कैसा है, कितना हमें पहले से उद्देश्य बनाना होगा ना कि हम ये बिजनेस करने जा रहे हैं, तो हमें कौन सा बिजनेस करना, कहाँ पे करना, बाज़ार कैसा है होगा, उसका उद्देश्य बनाना में इतना का माल रखना है, या फिर जितना उसका बिजनेस से रिलेटेड है उद्देश्य बनाना होता है। ठीक है, और लक्ष्य निर्धारित करना कि हमें यहाँ तक पहुँचना है, इतना तक पहुँचना है अमाउंट। ठीक है, उसके बाद क्या है, जो पांचवा है वो है प्रतिस्पर्धा और लक्षित बाजार बाधाओं तथा प्रोत्साहकों की पहचान करना। वहाँ पे कंपटीशन भी होगा। ठीक है, और जो लक्षित बाजार बाधाएं, अगर कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तो उसमें बाधाएं भी होंगी, तो सबका पहले से पहचान करना कि हाँ ये बाधा आने वाली है, तो हमको क्या करना है, उससे पहले उसको सॉल्व करने के लिए तैयार बैठना है। उसको सॉल्व करने के लिए, समस्याओं का समाधान करने के लिए हमें ढूंढना होगा कि कैसे करें। ये हो गया हमारा, ये कौन सा था, पांचवा। अब जो हमारा छठा है, इसमें से छठा जो होगा वो होगा सुयोग स्थिति निर्धारण करना। इसके बाद स्थिति जब आ जाएगी, अच्छी स्थिति, उसका निर्धारण करना कि कैसे सॉल्व करके हम उसको आगे बढ़ा सकते हैं। जो सेवेंथ है वो है रणनीति विपणन मिश्र 4P का विकास करना। ठीक है, ये हमारा 6 है। आज का वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसमें सोच रहे हैं कि इसमें पूरा कंप्लीट करा दिया जाए। 75 तक है क्वेश्चंस, तो आज ये पूरे इस वीडियो में पूरा ये कंप्लीट करा दिया जाएगा, जिससे कि फिर उसके बाद 2017 का क्वेश्चन पेपर लाया जाएगा, या इससे पहले का भी, अभी बाद में बात करेंगे उस पर। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। इसको सोची फर्स्ट को सोची सेकंड के साथ मिलाना है, जिसमें दिया है राइबोफ्लेविन। इसके कमी के द्वारा कौन सा रोग हो जाता है, इससे जो होता है वो है ग्लेसाइटिस। ये ऐसा रोग है जिसमें क्या होता है, जीभ में सूजन हो जाता है, जो हमारा जीभ होता है उसमें सूजन पड़ जाता है, तो राइबोफ्लेविन की कमी होती है तो जीभ में सूजन हो जाता है। स्कॉर्बिक एसिड जो है उसकी कमी से जो रोग होता है वो है जिंजीवाइटिस। ठीक है, इसमें मसूड़े में सूजन हो जाती है, जो हमारे मसूड़े होते हैं सूजन हो जाते हैं, जैसे दांत भी गिरने लगते हैं। ठीक है, और जो जिंक है वो जिंक की कमी से रोग होता है वो है हाइपोगोसिया। इसमें क्या होता है, जो जीभ में जो स्वाद एक जीभ में जो स्वाद होती है, उसमें जो स्वाद हमें टेस्ट पता चलता है, वो इस कमी के कारण वो स्वाद पता नहीं चलता है। ठीक है, जिंक का ए। और जो फॉलिक एसिड है, फॉलिक के एसिड में हम बात करें तो इसमें जो बीमारी होती है वो है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स। तो इसमें जो तंत्रिका तंत्र होती है, तंत्रिका नली दोष भी कहते हैं, उसमें तंत्रिका नली दोष हो जाती है, बच्चों में होता है। आयोडीन, तो आयोडीन की कमी के कारण जो होता है वो है क्रेटिनिज्म। ये इसमें क्या होता है, बौनापन होता है, जो हड्डियाँ क्या होती हैं वो बढ़ती नहीं है, तो जिससे बौनापन हो जाता है। नेक्स्ट, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित करना है। तो इसमें बात करते हैं कि इसमें साल्मोनेला जो होता है वो किस में होता है, ये जो बीमारी किससे होती है, तो इसकी होती है इसमें होती है
सिगेला और जैसे कि साल्मोनेला जो होती है वो हो जाती है मियादी बुखार। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है मियादी बुखार, इसके कारण होती है। ठीक है, सिगेला इसमें होती है पेचिस, और क्लोस्ट्रिडियम इसमें उल्टी और दस्त आने लगती है, उल्टी और दस्त आने लगती है। और जो है टीनिया सोलियम इसमें होता है दिमाग में, सॉरी क्या हो रहा है, टीनिसिया सोलियम इसमें क्या होता है दिमाग में सिस्ट। ठीक है, और ट्रिचिनेला स्पाइरेलिस इसमें क्या होता है स्नायु तंत्र पर प्रभाव पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ मिलाना है, तो इसको हम देखते हैं। माध्यमिक श्रम श्रेणी की गर्भवती महिलाओं को कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है? 2580 किलो कैलोरी की आवश्यकता होती है। 2 वर्षीय जो 2 वर्षीय बच्चा होता है उसको कितनी आवश्यकता होती है? उसे होती है 1060 किलो कैलोरी की आवश्यकता होती है। जो 12 वर्ष का लड़का होता है उसे होता है 2190 किलो कैलोरी की आवश्यकता होती है। जो 16 साल की लड़की होती है उसे होती है 2440 किलो कैलोरीज की आवश्यकता होती है। जो साधारण पुरुष होता है उसे 2850 किलो कैलोरी की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है, इसमें भी मैच करना है जो सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ। तो देखते हैं, मोनोसैकेराइड्स जो होती है वो होता है फेलिंगस टेस्ट इसमें होता है। ठीक है, कीटोस सुगरस इसमें सेलिवेनाफस टेस्ट। ठीक है, अमीनो एसिड निनहाइड्रेट्स टेस्ट इसका टेस्ट किया जाता है। और प्रोटीनस का टेस्ट होता है माइक्रोजेल्डाल तरीका। ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड का होता है डाइक्लोरोफिनॉल इंडोफिनॉल टाइट्रेशन। ठीक है, टाइट्रेशन। नेक्स्ट है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ मिलान करना है। इसमें भी सैटेलाइटिंग तो इसका होगा अन्य केंद्रों को बिक्री और अथवा खाद्य को प्रेषित करना। ठीक है, बेंचमार्किंग है ई। ठीक है, एक माध्यम जो एक कंपनी को अन्य क्या प्राप्त कर रहे हैं इस आधार पर प्राप्त किए जा सकने वाले लक्ष्यों को निर्धारित करने का एक अवसर प्रदान करता है। ठीक है, बेंचमार्किंग। विवरणिका जो विवरण होता है वो होता है लिखित विवरण जो प्रस्तावित केंद्र के सभी पक्षों की एक स्पष्ट जानकारी देता है। ठीक है, विवरण पूरा जानकारी देता है। और शाश्वत समान सूची एक भंडारगृह में सामानों के प्रत्येक मद के लिए शेष का हिन्वालोकन रिकॉर्ड बनाना। ठीक है, ये इस रिलेटेड क्वेश्चन आता है। ठीक है, ये आप लोग नाम याद कर लें, इसका पूरा मतलब क्या होता है। नेक्स्ट है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ मिलान करना है, ये भी इसमें मिलान करना है। ठीक है, तो इसका जो फर्स्ट है माइक्रो एनकुपलेशन इसका होगा खुशबूदार लॉजरी। ठीक है, एंटी माइक्रोबियल्स इसका होगा पसीने की बदबू को हटाया जाता है। ठीक है, नैनो तकनीक
नैनो जो टेक्निक होता है वो है स्वतः साफ होने वाले वस्त्र, जलरोधी, इसमें शॉवर पर्दे। ठीक है, नेक्स्ट है, इसमें भी मिलान करना है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ मिलान करना है। खींची हुई ऊन मरे हुए जानवरों से। ठीक है, पवित्र ऊन, ये ताजी बिना उपयोग में लाई हुई ऊन। पुनर्चक्रण ऊन कैसी होती है? वो होती है बिना प्रयोग में लाया रद्दी माल। कटी हुई ऊन, ये जिंदा पालतू जानवरों से निकाली जाती है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ मिलान करना है। बैंड चाकू, ठीक है, ये होते हैं जहाँ अधिक यथार्थता की आवश्यकता है। गोल चाकू सीधी रेखाएं काटने में उपयुक्त होते हैं। सीधा चाकू ये कटे हुए वक्र काटने में उपयुक्त होते हैं। और डाई छोटे खंड काटने के प्रयोग में आता है। नेक्स्ट है कृषि विपणन। ठीक है, ये भी सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ मिलान करना है। तो कृषि विपणन, एगमार्क का प्रयोग किया जाता है। एगमार्क में कृषि के जो प्रोडक्ट होते हैं उस पर एगमार्क का उपयोग जो गुणवत्ता को दर्शाता है। वातावरण के अनुकूल उत्पादन जो होते हैं वो होते हैं इकोमार्क, उस पर इकोमार्क का लेबल लगा होता है। उत्पादन का प्रमाणीकरण, जो उत्पाद है उसका प्रमाणीकरण करता है वो होता है ISI मार्क। ठीक है, वो गुणवत्ता को दर्शाता है। ISI मार्क लगा होता है। ठीक है, वो बहुत ही अच्छा होता है जिससे पता चलता है कि हाँ वो जो वस्तु है बहुत ही अच्छा किस्म का है, टिकाऊ है। ठीक है, जैसे सोने के आभूषण है तो उसमें कौन सा मार्क लगा होता है? जो सोने के आभूषण है उसमें लगा होता है हॉल मार्क। ठीक है, पीछे लगा होता है, देखें आप कभी भी देख सकते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ मिलान करना है। इसमें भी मिलान करना है। WRMSD जो है वो है व्यावसायिक स्वास्थ्य। ठीक है, NBO है आवासी। BIS मानक। MNI इसका है होगा अक्षय ऊर्जा। और LED ये होता है हरित निर्माण। नेक्स्ट है, बस हो ही गया। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित करना है। जैसे कि इसमें दिया है प्रोजेक्टिव टेस्ट जो होता है वो है, इसका होगा प्रोजेक्टिव टेस्ट TAT। वयस्कों के लिए बौद्धिक परीक्षण जो होता है वो है WAIS। बच्चों के लिए बौद्धिक परीक्षण WISC थर्ड। और शिशु विकास के मापदंड इसमें होगा इसका होगा फर्स्ट BSID। ठीक है, नवजात शिशु का मूल्यांकन NPGAR। नेक्स्ट है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित करना है। जॉन लॉक, इसका होगा D। ठीक है, टब्यूला रासा, रूजो, नोबेल सेवेज और ब्रानफेनब्रेनार, इसका होगा फिफ्थ। माइक्रोसिस्टम फ्रायड का है एडिपस कॉम्प्लेक्स B। ठीक है, B है इसका, फिर से B। प्याजे का है एसिमिलेशन
एकोमोडेशन, ठीक है, इन्होंने अपना ये थ्योरी दिया था। नेक्स्ट है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित करना है। वस्तु स्थायित्व इसका होगा शैशव काल, उसको शैशव काल में वस्तु स्थायित्व पाया जाता है। जीववादी सोच, जो जीववादी सोच होता है वो है पूर्व स्कूलगामी विकेंद्रित, ये है मध्य बाल्यावस्था, अनुमानित निगमनात्मक तर्क, वो है किशोरावस्था, रूटिंग, जो रूटिंग है वो है नवजात शिशु। नेक्स्ट है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित करना है। जनसंचार, तो जनसंचार का होगा विलंबित फीडबैक, ठीक है, विलंबित फीडबैक। अधोगामी संचार का होगा निर्देशन और नियंत्रण। और औपचारिक संचार का होगा जन प्रवाह। और गैर भाषिक संचार का होगा भाव भंगिमा, ठीक है। नेक्स्ट है और ये लास्ट है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित करना है। वेन डायग्राम का होगा प्राथमिकता स्थापित करना। ट्रांजिस्ट बॉक्स का होगा भौगोलिक विशेषताओं को स्थापित करना। सीजनल डायग्राम का होगा गतिविधियों के कैलेंडर की योजना बनाना कि सीजन पे कौन कौन से मतलब जैसे फसल उगाना है उसका कैलेंडर बनाया जाता है। फोकस्ड ग्रुप डिस्कशन का होगा सामाजिक मानकों और रीतियों को कुरेदना, ठीक है। ये हमारा 75 क्वेश्चंस आज कंप्लीट हो गया 2016 के, ठीक है। अब नेक्स्ट दूसरा पेपर आएगा नेट का, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए, बहुत मेहनत से बनाया गया, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और बताएं आपको कैसा लगा, ठीक है।